बेसिकली इट्स ए स्टेप अप। अब टेक्नोलॉजी चेंज होके जब मॉडर्न हो जाती है तो उस न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम एक न्यू जनरेशन के तौर से याद करते हैं। एंड जनरेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। कंप्यूटर की इंडस्ट्री की ग्रोथ के अंदर ये जनरेशन है वो एक फ्रेमवर्क का पार्ट प्ले करती है। फ्रेमवर्क ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करके, और जैसे अगर डिफरेंट फ्रेमवर्क आपने सुने होंगे, कोई बंदा अगर डेवलपर है तो उसको डॉट नेट फ्रेमवर्क है हमारे पास, या इस तरह से। तो फ्रेमवर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकें, ठीक है, जिसको आप रीयूज़ कर सकें। तो ये ऐसी एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा और यूटिलाइज और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क एक न्यू टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो, जिसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर में एक स्टेप अप टेक्नोलॉजी है। ओके, बेसिकली इट वाज यूज्ड टू इन वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, बट नाउ अब शुरू में ये क्या था कि आपके पास जो डिफरेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उनके लिए ही हम जनरेशन का वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अब सॉफ्टवेयर जनरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब सॉफ्टवेयर की जो अपडेशन है और सॉफ्टवेयर की जो एनहेंसमेंट है वो भी आप अपनी जनरेशन के अंदर उसे आप शामिल करते हैं। और till today we have 5 computer generations, 5 जनरेशन अभी तक हमारे पास मौजूद है। आप ये टेबल मैंने आपसे शेयर किया है, ये आप ज़रा चेक कीजिए कि जो फर्स्ट जनरेशन है इट वाज फ्रॉम 1942 टू 1955। और इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उसमें कौन सी यूज़ हो रही थी। और आप ये देख सकते हैं कि इस जो जनरेशन है इसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। और इसी तरह जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था, जिन सिस्टम के अंदर आप ये फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो सिस्टम कौन से। ओके, फर्स्ट जनरेशन में 1942 से 1955 तक जो हमारे पास एक टाइम है उसमें हार्डवेयर, अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास अवेलेबल है। वैक्यूम ट्यूब हमारे पास अवेलेबल है और इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी जो है वो है। अब ना ही वैक्यूम ट्यूब यूज होती है और ना ही जो ये ईएम रिले मेमोरी है वो अब यूज में है। तो ये वैक्यूम ट्यूब जैसे आपके टीवी की टेक्नोलॉजी के अंदर भी अब तक जो आपके पुराने और एनालॉग टीवी थे उनमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ओके, इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है वो इसका पंच कार्ड है जो हम सेकेंडरी स्टोरेज के तौर से यूज करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज आपके पास जो हार्डवेयर हार्ड डिस्क है आपकी, बेसिकली वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके ऊपर भी हम और ज़्यादा बात भी करेंगे। और इसी तरह सॉफ्टवेयर में ये मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, शुरू में जो फर्स्ट जनरेशन में जो भी कंप्यूटर हमने इस्टेब्लिश किया 1942 के अंदर, जो कि चला 1955 तक, वो हमें मशीन अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए यूज होता है। तो वो मशीन ये क्लोज है। और असेंबली लैंग्वेज जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती हैं, तो वो इसके अंदर शामिल थी। एंड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और आपने एक दफ़ा जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिख दिया वो हमेशा वहाँ पर रहता था, वो स्टोर आपने कर लेना है। नेक्स्ट टाइम वही स्टोर प्रोग्राम जो है जो आपने एक दफ़ा उसके अंदर लिख दिया है वही रन होगा। और ज़्यादातर मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन वर यूज इन दैट पीरियड। तो जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस कोई थोड़ा अभी है, हम यूज़ करते हैं। जैसे एम्बेडेड सिस्टम है उसमें हमारे पास जो प्रोग्राम है स्टोर होता है, लेकिन उस वक्त शुरू वाले जो सिस्टम थे उनमें भी ये चीज़ थी। ओके, इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये बल्कि इन साइज था इन बोथ वेज। इसका एक सॉफ्टवेयर जो भी था, इसके जो हार्डवेयर है वो काफ़ी बड़ा था। हार्डवेयर को मूव करने के लिए हमें स्पेशल जो परमिशन है और जो स्पेशल हमारे
कोई मतलब व्हीकल है, वो यूज होते थे अगर आपने एक सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलाइज करना है तो। इसी तरह ये हाईली अनरिलायबल, जरूरी नहीं है कि एक दफा आपको इसने सही आंसर किया है तो नेक्स्ट टाइम भी ये सही आंसर है। उसकी वजह ये है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी और उसमें ज़्यादातर मैकेनिकल था। ये इतना इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी ये डिवाइस जितनी ये मैकेनिकल थी, तो ये इतनी रिलायबल भी नहीं थी उस वक्त। और कमर्शियल यूज़ बहुत कम था इसका। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल थी। इट वॉज हैविंग डिफिकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू यूज, यूजेज भी मुश्किल था। तो ये उसकी की करेक्टरिस्टिक है। और जिन सिस्टम्स के ऊपर ये उस वक्त चला उन सिस्टम के नाम हैं ENIAC, EDVAC, EDSAC एंड यूनिवैक 1 एंड IBM 701। IBM 701 ये सारे वो कंपनीज हैं जिन लोगों ने ऐसे सिस्टम बनाए जो कि वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी के ऊपर मुश्तमिल थे। इसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड जनरेशन में, जो कि 1955 से स्टार्ट होगी और ये 1964 तक है। इसमें ट्रांजिस्टर आ गए थे। अब हमारे पास थोड़े जो मॉडर्निज्म की तरफ जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मैंने आपसे बताया कि थोड़ा मॉडर्न होती है। तो इसमें मॉडर्न क्या चीज़ है, इसमें ट्रांजिस्टर आ गए और इसमें मैग्नेटिक कोर्स आ गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को हमने छोड़ दिया है और सिर्फ जो मैग्नेटिक कोर्स हैं वो हमारे पास आ गई। और इसी तरह मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप जो है ये उसकी बेसिक है जिसके ऊपर आज हमारी जो स्टोरेज की डिवाइसेस हैं वो खड़ी हैं। एंड डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है जैसे कि हार्ड डिस्क है वो आ चुकी थी। जिस तरह मैग्नेटिक टेप को ही हम एज ए हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया। पहले सिर्फ मशीन असेंबली लैंग्वेज जो कि स्टोर थी इसके अंदर। अब हमारे पास बैच ऑपरेटिंग, बैच इनपुट फाइल्स होती थी जिनको हम इनपुट करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और बैच का मतलब है कि सीरीज ऑफ फाइल्स। अगर आपने 10 फाइलें हैं तो 10 फाइलें एक दफ़ा ही पंच कर देनी है और वो पंच करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम का वर्क काम है कि वो उसको एग्जीक्यूट भी कर दे। और इसी तरह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आ चुकी थी सेकंड जनरेशन के अंदर। और इसी तरह साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस जो है वो भी बनना स्टार्ट हो गई थी। As compared to previous one, it is faster, smaller and more reliable. ये सेकंड जनरेशन जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़, पहले से ज़्यादा जो मशीन है उसका साइज कम और ज़्यादा रिलायबल। और इट वाज इजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। अभी कमर्शियली इसको इतना इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया गया, लेकिन वैसे जो हमारे साइंटिफिक पर्पस के लिए ये इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो गई थी। इसी तरह इन सिस्टम में हनीवेल, IBM, CDC और यूनिवैग LARC सिस्टम जो है वो शामिल है। ये वो वेंडर हैं जिन्होंने सेकंड जनरेशन के ऊपर काम किया। ओके, इसके बाद एक और नया हमारे पास जनरेशन आई जिसको हम कहते हैं थर्ड जनरेशन, जो कि 1964 से 75 तक है। और इसमें हार्डवेयर जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर गया। अब साइज हमारे पास और ज़्यादा स्मॉल होने लग गया है। आईसीज आ गए। आईसीज ने एक रेवोल्यूशन लेकर आ गया है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो DLD वाले कोर्स में आप पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं। तो उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने काफ़ी ज़्यादा जो इसमें एनहेंसमेंट है और मॉडर्निज्म है वो लेकर आए। इसी तरह MSI एंड SSI टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। लार्जर मैग्नेटिक कोर, अब वो लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक टेप थी, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक कोर है उसके ऊपर हम शिफ्ट कर गए हैं। मतलब आपकी जो
मैग्नेटिक पोस्ट इस टेक्नोलॉजी में थी, यहाँ पर वो उससे आप यूँ समझ लें कि इसका साइज यहाँ पर बड़ा है। ओके, और लार्जर कैपेसिटी इन मैग्नेटिक टेप, और इसमें आपकी जो स्टोरेज है वो बढ़ गई है, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है डिस्क की मैग्नेटिक टेप की एज ए सेकेंडरी स्टोरेज, वो यहाँ पर जो है वो बढ़ गई। ओके, इसी तरह मिनी कंप्यूटर्स एंड अपवर्ड कंपैटिबल फैमिली ऑफ कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर आ गए जिसने जो बाद में हमारे पास मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उसके साथ भी कंपैटिबल हैं जो सिस्टम यहाँ पर मतलब मिनी कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है विच वाज अपवर्ड कंपैटिबल, तो ये इसका की फीचर है, ये इसका की फीचर है। ओके, इसमें एनहेंसमेंट क्या है? इसमें एनहेंसमेंट आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स की है, और इसमें जो आपकी इंटीग्रेशन है जिसको आप कहते हो एसएसआई इंटीग्रेशन या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एमएसआई, तो इसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। ये आपके इंटीग्रेशन ऑफ सर्किट्स है, बेसिकली ये इंटीग्रेशन ऑफ सर्किट्स है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी इसके अंदर थी, एसएसआई एमएसआई और मैग्नेटिक टेप्स आपके पास जो हैं वो बड़ी हो रही हैं, और इसी तरह आपकी कैपेसिटी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज की वो हमारे पास बड़ी है, और इसी तरह माइक्रो कंप्यूटर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए थे 1964 जो है, ये इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये होता था कि आपका जो प्रोसेसर है वो एक टाइम पर एक काम करता था, प्रोसेसर एक टाइम के ऊपर एक काम करता था, और जो टाइम शेयरिंग है कि डिफरेंट आपके टास्क हैं और वो टाइम शेयर करते हैं आपस में, आजकल होता है कि आपकी साउंड भी चल रही है, और साउंड के साथ आपके ये मुआज रहीम और मोहम्मद शोएब, आप जरा माइक अपना बंद कर लें। ओके, तो उसमें टाइम शेयरिंग, आपके डिफरेंट टास्क हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क कर सकें। जैसे आप स्प्रेडशीट भी ओपन की है, आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, आप कोई म्यूजिक भी सुन रहे हैं, आप प्रिंट भी ले रहे हैं, तो इस तरह के जो ज़्यादा काम है वो आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकें। सर तो आपकी इसके स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब बताएं, हो रही है शेयर? सर शो नहीं हो रही, सिर्फ लिखा आ रहा है कि स्टार्टेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन सर शेयरिंग। सर मेरे साथ हो रहा है सर या हो रही बाकियों है को ये स्क्रीन शेयर हो सर रही है? सर हमारे हो रही है, इसके साथ इसकी नहीं हो रही हो रही है जी सर हो चलो मैं दोबारा चेक रही करता हूँ खुद। यही है है। हमारी। अच्छा, ओके, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योर ओके माइक, सर, और ओके। आप दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है सर। अच्छा, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सेकंड जनरेशन में भी यूज़ हो रही थी, लेकिन अब उसके कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आ गए। ये शुरू वाले स्टैंडर्ड जो है, ये जो वेंडर थे ये उन्होंने ही दिए थे, जैसे IBM वगैरह है जो कि शुरू के मशीनें जिन्होंने बनाई हैं, तो वहाँ पे अब सॉफ्टवेयर के अंदर स्टैंडर्ड उन्होंने देना शुरू किए। इसी तरह अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। अब आपका सॉफ्टवेयर पहले हार्डवेयर के साथ इम्बेड था और उसके ऊपर सेव था, एक दफ़ा जो सॉफ्टवेयर एक मशीन के साथ अटैच कर देते वो निकल नहीं सकता था वहाँ, अब आप उसे अनबंडल भी कर सकते, एक सॉफ्टवेयर को हटाकर दूसरा सॉफ्टवेयर भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास टाइम शेयरिंग सिस्टम आ गए। ओके, और इसकी की करेक्टरिस्टिक जो है वो इस फास्टर है प्रीवियस जनरेशन से, स्मॉलर है एज कम्पेयर टू देम, एंड इज ऑल्सो मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन विच वाज जनरेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। और एक और इसकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज़ चीपर टू प्रोड्यूस। अगर आप थर्ड जनरेशन का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पे ज़्यादा कॉस्ट आएगी, जबकि थर्ड पे कम कॉस्ट आएगी। ये उस टाइम की बात हो रही है 1964 की, उसमें ये एज कम्पेयर टू अदर प्रीवियस जनरेशन इट वॉज चीपर टू प्रोड्यूस। और इम्पोर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इट वॉज
commercially easier to use and it was very easier to upgrade than previous generations. और इसके ऊपर आपके जो कमर्शियल है और साइंटिफिक है और के साथ शोभ होने लग गई है। ओके और इसकी जो इंटरएक्टिव ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साथ भी इनका कमर्शियल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस की इंटीग्रेशन आप समझ लें तो वो इसके अंदर जो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड जनरेशन की। इसमें जो आपके पास इस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वेंडर जिन्होंने ये बनाए उसमें IBM का 360 नंबर है और 370, इसी तरह PDP 8 और PDP 11 CDC 600 6600। तो ये वो वेंडर्स थे जिन्होंने ये थर्ड जनरेशन के ऊपर काम किया। ओके थर्ड जनरेशन के बाद हम अब मूव करेंगे नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन के ऊपर। और ये जो फोर्थ जनरेशन आपके पास है ये स्टार्ट हो रही है 1975 से एंड दिस जनरेशन इज बीइंग एंडेड ऑन 1989। इसमें भी इसी तरह है कि यहाँ पर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सही। यार सर को मैसेज करके बताओ। जैसे गिटार नहीं बज रहा होता वैसे आवाज आ रही। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये सर दा मजाक ना उड़ाओ। सर आवाज नहीं आ रही सर चेंज हुई है। कुछ करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी का मतलब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है वो दोनों चेंज आने लगी है सच्ची बात। आने लगी। सर को मैसेज कर दो मुझे। आप लोग अपने ना दोबारा सर जी आपके मसला है हमारे नहीं मसला। सर आपकी आवाज नहीं आ रही फिर। तो मैं अभी बोल ही नहीं आ नहीं रही। रहा। ओके सर मैं दोबारा स्टार्ट कर पूरे रहा हूँ। यस सर। ठीक है फोर्थ जनरेशन जो है वो 1975 से 1989 तक है और यहाँ पे जो हमारी हार्डवेयर है वो और चेंज हुआ है। जिस तरह प्रीवियसली हम SSI और MSI यूज कर रहे थे जो कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल थी, तो यहाँ पर हमने उसको चेंज करके जो टेक्नोलॉजी है उसको एनहेंस किया और एनहेंस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हम लेकर आए। वेरी लार्ज स्केल सर फिर नहीं आवाज आ रही। तो फिर नहीं आ रही। सर फिर गिटार बज रहा है सर। लीव करके सारे दोबारा ज्वाइन करते हैं। बेसिक जो हमारा यूनिट है वो सर अगेन ज्वाइन ना कर लें। आवाज आ रही है सर नहीं जिसको कट आवाज के नहीं आ आ रही रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। सर आप जैसे बात कि बात नहीं बच रहा वैसे आ रही है। नहीं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सर अब आ रही है। जी सर अब आ सर रही है, पहले नहीं थी। अब सही है सर अब सही है। प्रीवियसली जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट थे उसको हम स्मॉल स्केल के ऊपर और मीडियम स्केल के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब ये फोर्थ तो फिर खराब हो गया। सर क्या कह रहे हैं सर खराब होगी आवाज है। सर आपका माइक तो नहीं खराब। सर बीच बीच में हो जाती है आवाज। यार दोबारा करते हैं ज्वाइन यार क्लास देखो। यार नहीं हम सबका माइक सही है। सर की आवाज खराब लगे हैंड फ्री लगाई है। सर अब तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। सर जी अब क्लासिकल सुनाई जा रहे हैं हमें। इस तरह ही सुनी जाओ भाई इस तरह ही सुनी जाओ।
ये क्या चीज है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यार बस करें, सर को बोलने दे। सर का गला तो नहीं खराब हो गया? सर को आवाजें जा रही हैं आपकी, ध्यान से बोलो। भाई मैंने तो यही कहा, सर का गला तो नहीं खराब हो गया? सर क्लास छोड़ गए शायद, अब रीज्वाइनिंग करें। लो जी छुट्टी। भाई हमारा होस्ट बन गया। 2 लेक्चर। यार यार ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमने यार 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है, अब यूनिवर्सिटी में यही पढ़ा रहे हैं। तो अच्छी बात नहीं है, चलो आपका ही फायदा है इसमें। भाई ऐसी तो पढ़िया नहीं, तुसी कितों पढ़ते हैं? यार पहले बिजली थी, ज्वाइन नहीं हुई, अब ज्वाइन किया तो सर नहीं बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मेडिकल वालों का क्या भाई बनेगा? ऐसे भैया आप भी कंप्यूटर पढ़ लेते ना 9वीं 10वीं में, आपको भी आ जाने थी। यार भाई हमने बायो पढ़ी है 10th में। चलिए अब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, अब तो आ रही है, मगर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब हाँ जी स्क्रीन में। ओके मैं आपको दोबारा स्क्रीन में शो कर दूं। नाइस। जी होगी सर शेयर सबके साथ? यस सर, हो रही है शेयर। अच्छा चलें ठीक है। यस सर। ओके अगेन मैं 4th जनरेशन दोबारा स्टार्ट से आपको बता रहा हूँ कि 4th जनरेशन जो है वो 1975 से 1989 तक इसका पीरियड है, और इसकी जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसमें एनहेंसमेंट VLSI के ज़रिए। प्रीवियसली हमारे पास SSI और MSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन थी, जबकि इसमें न्यू टेक्नोलॉजी में हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी जो आईसीज हैं ये बेसिक यूनिट है इस मॉडर्निज्म का, जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रहा है। और लेकिन इसकी जो इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी थी वो पहले SSI और MSI थी, अब इसकी इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ऊपर ये वर्क करता है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है और वो एग्जिस्ट करने लगे। माइक्रो प्रोसेसर जिसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग करनी है, माइक्रो प्रोसेसर अलहदा से वो चिप्स जो है वो हमने बना ली, मैन्युफैक्चर कर ली। सेमीकंडक्टर मेमोरी को अब हम टेप डिवाइसेस से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर शिफ्ट हो गए। ओके और इसी तरह जो हमारे पास कैपेसिटी थी हार्ड डिस्क की वो ज़्यादा हो गई, और हमारे पास जो बिल्ट इन सेकेंडरी स्टोरेज है उसकी जो कैपेसिटी जाहिर है सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क हमारे पास ज़्यादा हो गई। अगेन मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क एज पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया। अब हम 4th जनरेशन के अंदर हमने फ्लॉपी डिस्क यूज़ की जो कि अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेकिन पहले मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क के ऊपर लोगों ने काफ़ी काम किया 1989 तक। और पर्सनल कंप्यूटर थे, बल्कि 1989 के बाद भी जो मशीनें आपके IBM की और एप्पल की इस्तेमाल होती रही उनमें भी फ्लॉपी डिस्क जो है वो मौजूद थी। और इसी तरह आपके पास पर्सनल कंप्यूटर आ गए, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। और सुपर कंप्यूटर जो हैं वो पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग के ऊपर और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने अपने सुपर कंप्यूटर एस्टैब्लिश किए, जिनको हमने सर्वर बनाया, और जिनकी वजह से इन्हीं सुपर कंप्यूटर की मशीनों की वजह से आज आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो नज़र आती हैं। जैसे आपका गूगल है और इस तरह की डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो इसी सुपर कंप्यूटर की उन्होंने मेहनत इस वक्त मौजूद है। और दिस जनरेशन कैन स्प्रेड हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब इसने जाल बिछा दिया आपके जो हाई स्पीड कंप्यूटर हैं उनकी नेटवर्किंग का और इंटरनेट का। तो ये चीज़ आपने देखनी है इसकी हार्डवेयर के हवाले से। जबकि अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज फॉर PC एंड विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अब यहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
इस जनरेशन में आ गया। थर्ड जनरेशन तक हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बड़ा मिनिमल था, इतना ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं थी जिस तरह हमारे पास ये हमें विंडोज़ नज़र आती हैं और मल्टीपल विंडोज़ हमें नज़र आती है। इसी तरह मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम इस काबिल था कि मुख्तलिफ एक ही टाइम के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रोसेस कर सके। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विद सी प्रोग्रामिंग ये आ गया। और यूनिक्स जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है जब जहाँ हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम अपने सर्वर की बात करते हैं, जहाँ पर हम अपने नेटवर्क मशीन्स की बात करते हैं, उनके ऊपर हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आज भी बड़ा काबिल कबूल है। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग जो है वो पुराने कपड़े जो कढ़िया वन क्या निकल आया पुराने कपड़ों से? ओके, वैसे ही बोल रहे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अवेलेबल था। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग जो है ये इंट्रोड्यूस हुई। आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं और आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर जिस तरह से हम आज बनाते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये स्टार्ट हुई थी फोर्थ जनरेशन से। यानी लोग 1975 के अंदर प्रॉपरली आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसी तरह जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है इट वाज नेटवर्क बेस्ड एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को ये सपोर्ट कर रहा था। आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका हार्डवेयर, आपसे बताया कि हाई सर दोबारा बता दें, आवाज नहीं थी आ रही। ओके, मैं दोबारा बता दूं। मैं सर आपसे आवाज नहीं आ रही। काइंडली एक दफा ना लेक्चर शुरू से स्टार्ट कर दें क्योंकि पहले समझ ही नहीं आई थी। कहाँ से शुरू से? सर शुरू वाले दिन से। शुरू वाले दिन से। तो शुरू वाले दिन से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आपके घर ना आ जाऊँ? सर नहीं नहीं सर शुरू हर एक को अलग अलग सर आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। अलग अलग सेशन में आपको एक एक को मैं ले लूं। ये आपका नाम है और नवाज रहीम है। ओके, मैं आपका ना इसके अंदर शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, पढ़ाएं आप। एनी क्वेश्चन? अगर आपको कोई एक खास पॉइंट समझ नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? मोहम्मद सरफराज आ गया, इसको हम एडमिट कर लेते हैं वेटिंग रूम में। सर ये जनरेशन में से क्वेश्चन किस टाइप करते हैं? अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि आप फोर्थ जनरेशन में तो आपकी आवाज बड़ी कट रही है, नहीं आ रही। जनरेशन के बारे में आपने क्या पूछा? सर जनरेशन के ये जो फोर्थ जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, तो इसमें हमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? अगर हमें आ जाए कि फोर्थ जनरेशन के बारे में जितने। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना मैसेज टाइप करके तो मुझे पहुंचा सकते हैं, ठीक है? मोहम्मद एहसान, आपकी आवाज चूंकि नहीं आ रही तो आप अपना टाइप करके मैसेज पहुंचा सकते हैं। एनीबॉडी एल्स? सर बस 4 जनरेशन पढ़नी है आज। ये समझ आ गई है? सर आगे समझ आवाज ही नहीं सही आई। सर एक बार रिपीट करते हैं फोर्थ वाली फिर। फोर्थ फिर वाली समझ कैसे आ गई अगर आवाज नहीं थी आ रही? सर एक ना काइंडली आप ओवरव्यू दे दें लेक्चर का। आपने अब ज्वाइन किया? नहीं सर मैं पहले से आया हूँ, बट ना वो आवाज बहुत ही कम आवाज आपके एंड के ऊपर प्रॉब्लम था, ऐसी बात नहीं है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। फोर्थ जनरेशन में आप सर फोर्थ वाली करते रिपीट सर फोर्थ वाली। फोर्थ वाली मैं दोबारा आपसे बताने लगा हूँ। अब अगर आप अपना माइक बंद करेंगे और गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ओके, एंड वी हैव लास्ट 3 मिनट। ओके, फोर्थ जनरेशन के बारे में हार्डवेयर के हवाले से इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो उसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा है
इसमें हमारे आवाज खराब हो गई है फिर। ये आवाज खराब हो गई है। सर फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है। क्या मसला लगता है? सर आप जैसे शुरू करते हैं ये खराब हो जाती है, सर आवाज ही फिर नहीं से आती। आपकी ना आवाज की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, आपका सर एंट्री बहुत कर रहा है, बहुत लैग कर सर रहा है। मुझे तो लगता है कि सर मुझे तो लगता है ये आपकी आवाज में नहीं, फोर्थ जनरेशन में मसला है जो बार बार आपकी आवाज खराब कर रही है। रजिस्टर करवा दें सर 5 ही। डिस्क को सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। फोल्ड सर कर आप सकते हैं एक वॉइस एक मैसेज सेंड कर। सर जी फिर से वॉइस आवाज नहीं आ रही। सर आप काइंडली ग्रुप में एक वॉइस मैसेज सेंड कर दें सारा बोल के, तो फिर हम वहां से सुन लेंगे, साथ ही पिक्चर सेंड कर दें।